मुझे आज ये वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो अपने आप को रियल न्यूज़ एनालिसिस करके दावा करते हैं कि हम जो बताते हैं वही सच है। और उन्हीं में से आज मैं एक पर्सन है जिनका नाम है अंकित अवस्थी। ये एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर वाईफाई स्टडी 2.0 चैनल पे जे पढ़ाते हैं, IAS की तैयारी करवाते हैं। और ये आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि ये वास्तव में कितना सच बताते हैं और ये कितना झूठ बताते हैं या कितना प्रोपागेंडा होता है। नाम इनके है शो का जो है RNA यानी रियल न्यूज़ एनालिसिस। सो इन्होंने उदयपुर में जो हुआ था घटना जिसमें कन्हैया कुमार को मारा गया था मुस्लिमों द्वारा चाकू भोंक के और बहुत बुरी तरीके से बेरहमी से मारा गया था, ये उस पर कुछ बोल रहे हैं। कुछ और भी चीज़ों को लेके बोल रहे हैं कि वो जो चीज़ें हुई, नुपुर शर्मा का जो स्टेटमेंट था उसे लेके विदेशी मीडिया ने किस किस तरीक़ा से प्रोपागेंडा किया। सो इसे वो उस चीज़ को ये किस तरीके से नरेट कर रहे हैं। आप अगर ये वीडियो देखो यूट्यूब में जाके सर्च करना अंकित अवस्थी जुबैर अहमद करके करोगे, आप सर्च करोगे ये मिल जाएगा। और इसे 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने देख लिया है। मैं इसे सेम डे में इसकी मैं वीडियो में जो इन्होंने चीज़ें बताई थी मैं उसका एक एनालिसिस बनाने की कोशिश कर रहा था, बट कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं बना नहीं पाया। मुंह में मेरे ब्लिस्टर्स छाले हुए थे, उस वजह से मैं बना नहीं पाया टाइमली। और आज मैं बना रहा हूँ। सो मैं ये वाली वीडियो में मैं इसमें बता रहा हूँ कि इन्होंने क्या क्या बात बोली है। आप देखने चाहो तो देख लेना यूट्यूब में। उदयपुर की घटना जो हुई, इस घटना पर आपको वर्ल्ड का रिएक्शन भी जानना चाहिए। तो देखो इसमें ये आगे बोल रहे हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं उनके लेक्चर्स को यहाँ पे नहीं सुना रहा हूँ, आप जाके लेक्चर्स सुन लेना। लेकिन देखो इस पे ये बोल रहे हैं कि उदयपुर में जो दर्जी कन्हैया लाल की जो हत्या हुई उसे लेके जो UN है और काफ़ी सारी कंट्रीज है वो एक रिपोर्ट लेके आती। उस रिपोर्ट में इंडिया को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है कि आपके यहाँ पे जो रिलीजियस हार्मोनी है वो बिल्कुल नहीं है, ये फलाना ढिमकाना। अब मुझे एक बात बताओ, ये UN की हर एक चीज़ों को लेके आ जाते हैं, ठीक है, चलो मैं मान भी लेता हूँ मैं, लेकिन आप अपने लॉजिक से सोच के देखो UN का कितना सेंस बनता है। क्या अमेरिका में नहीं होते? क्या किस कंट्री में नहीं होते? अगर आपके अंदर अगर हिम्मत है ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। एक बात आप खुद सोच के देखो, अगर US को इराक पे हमला करना था तो क्या वो UN के पास गया था? नहीं गया था। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान ने कारगिल पे जब हमला किया था 1999 में तो वो क्या गया था UN के पास कि हम जा रहे हैं भारत पे हमला करने? क्या हुआ पाकिस्तान? कुछ नहीं हुआ। रशिया ने यूक्रेन पे किया। अगर आप सक्षम है तो आप सारी चीज़ों को बायकाट कर सकते हो। ये UN है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, UNESCO है, WHO, ये सारी की सारी चीज़ें ना देखने के लिए होती है। रियल में होता है इसका मतलब, मैं ये मना नहीं कर रहा, बिल्कुल मतलब नहीं होता, लेकिन ये जिस तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं ना उस तरीके से आप डर जाओ भाई, कुछ मत करो, वो जो बोल दे वहीं गवर्नमेंट को करनी चाहिए, ये इस तरीके से नरेट कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये इसी में आगे जुबैर के बारे में बोलते हैं कि जुबैर को इसलिए पुलिस अरेस्ट की है क्योंकि वो एक फैक्ट चेकर है और उसने एक पोस्ट की थी जो काफ़ी ज़्यादा पुरानी मूवी है, पुरानी मूवी में। और ये एक तरीके से जुबैर अहमद के लिए डिफेंस करने की कोशिश कर, उसका बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि जो जुबैर ने को इसलिए पुलिस ने अरेस्ट किया है क्योंकि उसने जो ट्वीट किया था हनुमान होटल को उसने हनीमून होटल करके ट्वीट किया था, जो कि एक्चुअल में 1983 में एक मूवी आई थी किसी से ना कहना, और उसके जो वीडियोस हैं आज भी इंटरनेट पे अवेलेबल है। और ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पुरानी थी जो कि 1983 में बनी थी। और उसके लिए जुबैर ने जो ट्वीट किया था वो ट्वीट किया था जुबैर ने 2014 में, ठीक है, 2014 में जुबैर ने ट्वीट किया था और उस ट्वीट को लेके उसे अरेस्ट किया गया। लेकिन एक बात मैं बताऊं, ये जो ये जो हमारे अंकित अवस्थी सर हैं, ये चीज़ें जो बोल रहे हैं वो इन्हीं सारी चीज़ों के आसपास उनकी पूरी की पूरी रिपोर्ट्स घूमती है 8 मिनट के यूट्यूब में। और वो गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं कि गवर्नमेंट ने जो गलत तरीके से उसे उठा रही है, FIR कर रही है, काफ़ी सारी चीज़ें। और फिर उसमें वो प्रतीक सिन्हा के एक ट्वीट को भी वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रतीक सिन्हा ये बोल रहा है कि मैं वो ट्वीट भी दिखा देता हूँ मैं। इसमें लिख रहा है प्रतीक सिन्हा, ये अल्ट न्यूज का को-फाउंडर है, यानी ये भी उसी का जोड़ीदार है जो जुबैर अहमद है। तो इसमें ये बोल रहा है आफ्टर द मेडिकल एग्जामिनेशन
जुबैर इज बीइंग टेकन टू अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन, यानी जो बोल रहा है कि मेडिकल टेस्ट के बाद जुबैर को एक अनजान जगह पे ले जाया जा रहा है। फिर आगे बोला नीदर जुबैर्स लॉयर, ना ही जुबैर के वकील और ना ही मैं और आई और बीइंग टोल्ड वेयर, ना ही जुबैर के वकील और ना ही मुझे बताया जा रहा गया कि कहाँ लेके जाया जा रहा है। फिर आगे बोला कि हम पुलिस की गाड़ी में हैं और उन्हीं के साथ है, नो पुलिस पर्सन इज वियरिंग एनी टैग नेम। तो ये आगे बोल रहे हैं कि पुलिस की गाड़ी में हम पुलिस के साथ बैठे हैं और किसी भी पुलिस ने किसी नाम का टैग नेम प्लेट नहीं पहना हुआ। सो आप उस नरेशन को समझने की कोशिश करो। अगर आप पहली बार समझेंगे तो आपको लगेगा ये जो बोल रहे हैं आपको लगेगा कि ये जो बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं कि भाई जुबैर के जो भी है प्रतीक सिन्हा, इनको पुलिस इस तरीके से ट्रीट कर रही है, अनजान जगह पे लेके जा रही है और बताया नहीं गया कि कहाँ लेके जा रही है। लेकिन अब अगर आप कॉमन सेंस लगाओ तो आपको पता लगेगा कि पुलिस की गाड़ी में बैठे हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं, पुलिस उनको सोचो ट्वीट करने के लिए छूट दी है, आप सारी चीज़ें करो, फ़ोन करो, ट्वीट करो, जो कुछ करना है करो, लेकिन पुलिस नाम नहीं बता रही है। तो पुलिस ने इतनी आज़ादी दे रखी है और नाम नहीं बता रखी है, और ये उस चीज़ को किस तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात खाली इतनी नहीं कि एक ट्वीट के लिए जुबैर को गिरफ्तार किया गया है। जुबैर के और भी काफ़ी सारे कारनामे हैं। एक तो जुबैर के ऊपर जो केस दर्ज है वो फॉरेन फंडिंग का, फॉरेन फंडिंग FCRA, यानी कि आपकी कोई NGO है और आप फॉरेन से कोई भी फंडिंग लेते हैं तो आपके पास FCRA सर्टिफिकेट दिखाना ज़रूरी होता है, चाहे आप रेजर पे से लो या किसी से लो। तो उन्होंने वो चीज़ें नहीं की है क्योंकि उनके पास FCRA का लाइसेंस नहीं था। सेकेंड चीज़, उन्होंने ये फंडिंग लेने के बाद जैसे ही ये जांच शुरू हुई उन्होंने अपना रेजर पे का अकाउंट डिलीट कर दिया, जो पेपाल के जैसा होता है। तो सर ने, अंकित अवस्थी सर ने उस बात पर भी नहीं बोल रहे कि उन्होंने क्यों डिलीट किया, क्यों नहीं डिलीट किया, केवल आंख बंद करके गवर्नमेंट को कुछ सर्च करते चले जा रहे हैं। तो ये एक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में ये चीज़ें आप अगर देखो तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि 2019 का ये केस है, इसके अलावा और भी इन दोनों के काफ़ी सारे कारनामे हैं। इसमें एक पहली बात तो ये सबसे बड़ी चीज़ ना कि इसे फैक्ट चेकर इसने बनाया किसने, यानी जिस तरीके से इसे प्रमोट किया जा रहा है ना फैक्ट चेकर बना के, ना तो ये कोई बहुत बड़ा, अगर आप देखोगे तो ये 2014 से आया है। इससे पहले का अगर आप इसकी कोई रिकॉर्ड निकालने की कोशिश करो तो आपके पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। लाइक आप रवीश कुमार को देख लो, चाहे किसी भी एंकर को देख लो, चाहे सुधीर चौधरी को देख लो, चाहे रोहित सरदाना को, चाहे किसी भी एंकर को, अगर आप उसकी हिस्ट्री पता करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये कहाँ से शुरू किए थे, कहाँ पे हैं, कहाँ पे नहीं कैरियर इनका, इनकी पूरी की पूरी बायोग्राफी निकल के आ जाएगी। एक छोटे से पत्रकार का भी निकालने की कोशिश करो, लेकिन जुबैर अहमद के बारे में आप निकालने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। काफ़ी लोग तो ये भी कहते हैं कि ये बांग्लादेशी है और इन्होंने जो फंडिंग रिसीव की है वो फॉरेन फंडिंग इनको पाकिस्तान और सीरिया से आया है। तो आप लॉजिक लगाओ कि अगर कोई फंडिंग पाकिस्तान या सीरिया से आ रही है तो वो किस लिए फंडिंग आ रही है, इन्होंने वो भी जवाब देने में फेल हो गए हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये अंकित सर ये भी नहीं बोल रहे हैं, अब मुझे नहीं पता ये जानबूझ के नहीं बोल रहे हैं या बोलना नहीं चाहते हैं, शायद इनको पता भी ना हो। अगर आप ध्यान से नोटिस करो, आप नुपुर शर्मा वाली जो भी डिबेट है आप गूगल में जाके सर्च करने की कोशिश करना। नुपुर शर्मा ने जो डिबेट हुई थी उस डिबेट के 8 दिन के बाद ये सारे दंगे शुरू हुए थे, कानपुर वायलेंस या और भी चीज़ें। नुपुर शर्मा की जो वीडियो थी, जो डिबेट वाली वीडियो थी, उस डिबेट वाली वीडियो को स्मार्टली कट किया गया, पूरा नहीं, कुछ उसका पार्ट्स कट किया गया और वो कट करके उसे अरेबिक में ट्रांसलेट किया गया और फिर उस वीडियो की जो क्लिप्स थी उस क्लिप को अरब, इजिप्ट, US और भी काफ़ी सारे जो इस्लामिक कंट्री है, अल जजीरा, BBC, काफ़ी सारे जो टेलीग्राफ और भी काफ़ी सारे जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स और मीडिया हाउस हैं उनको भेजा गया एडिट करके, और उसमें ये चीज़ें नरेट की गई इस तरीके से कि भारत में किस तरीके से रिलीजियस हार्मोनी है या किस तरीके से बैडली इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है, किस तरीके से इस्लाम के ऊपर गलत टिप्पणी की जा रही है। ये काम किया था जुबैर अहमद ने और इसके बारे में ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो ये 8 दिन के बाद यही सारी चीज़ें शुरू हुई, इसके बारे में भी ये नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। अगर कुछ होता तो इंडिया में अगले दिन शुरू हो जाता या 2 दिन बाद शुरू हो जाता, 8 दिन के बाद शुरू होना, उसकी पूरी प्लानिंग, सारे ट्वीट्स, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसके बारे में ये बात नहीं कर रहे हैं अंकित सर। आपने इंटरनेट और ये इंटरनेट बोल रहे हैं, इंटरनेट को बैन किया गया, काफ़ी सारी चीज़ें जो बोल रहे हैं, लेकिन उसके बारे में जो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं।
तो ये भी एक लॉजिक है। एक और दूसरे फैक्ट पे मैं आता हूँ। मैं दूसरा फैक्ट, जो जुबैर अहमद को जो गिरफ्तार की गई है उसमें एक चीज़ें और भी बहुत ज़्यादा क्लियर कट वाली पॉइंट है कि जो जुबैर अहमद को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसा नहीं कि जुबैर अहमद को खाली एक ही केस में गिरफ्तार किया गया है उसके ट्वीट को लेके, या उसने जो हनुमान होटल या हनीमून होटल था, जैसा प्रतीक सिन्हा बोल रहे हैं कि जुबैर को एक ही केस में गिरफ्तार किया गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसे काफ़ी सारे, जो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो सीए वाला प्रोटेस्ट था शाहीन बाग, उसका जो ऑर्गेनाइजर था वो भी जुबैर अहमद। जो किसान बिल वाला, जो शाहीन बाग को उन्होंने 14 महीने तक 16 महीने तक घेर के रखा, सड़क पूरी की पूरी, लोगों को उस सड़क की वजह से 16-16 किलोमीटर दूर घूम के ट्रेवल करके जाना पड़ता था, क्योंकि वो मेन हाईवे था, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसके लिए जो दूसरा रास्ता था वो काफ़ी दूर से घूम के आना होता था। तो उस बारे में भी वो जुबैर की जो भी का मतलब कॉन्स्पिरेसी थी या जो भी जुबैर का हाथ था उस पर वो बात नहीं कर रहे हैं। हाथरस वाला जो था, हाथरस वाले में भी जुबैर ने काफ़ी सारे ज़्यादा भ्रामक ट्वीट्स और भी काफ़ी सारे जो भ्रामक न्यूज़ थी उसे भी इसने स्प्रेड आउट किया। उस पर भी हमारे अंकित सर बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। उसके अलावा जो किसान वाला जो प्रोटेस्ट था उसका जो ऑर्गेनाइजर था, मेन ऑर्गेनाइजर, ये जुबैर अहमद, इसी ने सारी चीज़ें की। इसके अलावा ये जो फैक्ट चेकर बोल रहे हैं, इसे फैक्ट चेकर किसने बनाया? इसे फैक्ट चेकर बनाए मीडिया के कुछ हाउसेस ने, जैसे एनडीटीवी, ध्रुव राठी, बरखा दत्त, आरफा खानम शेरवानी, ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इसे बनाया फैक्ट चेकर। फैक्ट चेकर मुझे ये समझ नहीं आता, ये लॉजिक फैक्ट चेकर, ठीक है, ये इन्होंने फैक्ट चेकर इसलिए इसे काफ़ी स्मार्टली प्लांट किया है कि कल को कुछ हो तो उसे वो फैक्ट चेकर नाम करके कह सके, क्योंकि इसे डायरेक्टली पत्रकार या एंकर या कोई न्यूज़ चैनल ये है तो नहीं कि डायरेक्टली इसे किया जाए, बट इनडायरेक्टली इसे इस तरीके से पोज किया जा रहा है कि जैसे ये कोई बहुत बड़ा मतलब पत्रकार है या ऐसा कुछ। आगे एक और चीज़ें, और अगर आपको याद हो पिछले साल मई मंथ के आसपास, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं बट 2021 में मई मंथ के आसपास एक गाजियाबाद में केस हुआ था जिसमें एक आदमी होता था, बुढ़ा ताबीज़ वाला होता था, और वो बोल रहा था कि मुझे जय श्री राम नहीं बोलने पे मुझे हिंदू संगठन के लोगों ने मुझे पीटा या हिंदुओं ने मुझे पीटा था। और वो टोपी अपनी उतार के रख देता था, जो इस्लामिक टोपी है उसे उतार के वो रो रहा था, बोल रहा था कि मेरी टोपी भी लोगों ने फेंक दी थी। और वो वाली जो वीडियो थी, उस वीडियो में वो एक साइलेंट वीडियो थी, उसमें साउंड नहीं था, यानी साउंड जो था वो जानबूझ के हटाया गया था, और उस चीज़ को वायरल किया था यही जुबैर अहमद ने वायरल किया था। अगर आपको न्यूज़ याद हो, अगर आपने न्यूज़ पेपर पढ़ा होगा उस टाइम में, तो आपने देखा भी होगा, ये गाजियाबाद का उस पर्सन का नाम था अब्दुल समद सैफी, गाजियाबाद का था, लोनी के अंडर में जो थाना आता है, लोनी थाना के आसपास का जो केस था। काफ़ी सारे इसे न्यूज़पेपर में कवर किया गया था, तो आप वहाँ पे भी देखोगे तो आपको मिल जाएगा जे मई जून के आसपास का ये बता रहा है जे, और ये आदमी जो रो रहा है, और उसे काफ़ी ज़्यादा वायरल किया गया था। और उसमें ये आदमी जो है इसकी जो पूरी वॉइस थी इसमें वो म्यूट थी, और उसमें जो वॉइस नरेट हो रही थी वो जुबैर अहमद ने नरेट की थी, और इसी ने फैक्ट चेकिंग के नाम पे ये सारी चीज़ें की थी, ठीक है। तो उसमें ये चीज़ें बोला गया था, जैसे रोते हुए पीड़ित बोला मुझे से का टोपी उतार मना किया तो फेंक दी, और काफ़ी सारा उसके साथ मारपीट की गई थी। और फिर उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा मीडिया में वायरल किया गया, और दंगे वाली भड़काने वाली वो सीन हो गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि यूपी में योगी गवर्नमेंट है जिन्होंने इस मामले को संभाल लिया, अदरवाइज एक बड़ा ही दंगा होता। फिर बाद में उसी आदमी ने बताया, जो वो उसमें था बुढ़ा, वो जो वीडियो में जो रो रहा था वो म्यूटेड थी, तो उसमें वॉइस ओवर की गई थी। जो वॉइस ओवर करने वाला पर्सन था वो जाहिर सी बात है जिसने इसे वायरल किया होगा टारगेट के साथ, उसी ने किया, जुबैर अहमद ने किया होगा आई थिंक। तो जब उससे ये बातें पूछी गई तो उसने बताया कि वो एक, जब ये चीज़ें पता की गई तो पता आया सामने कि वो जो बुढ़ा था वो एक तांत्रिक था, मुस्लिम तांत्रिक था, और उसने ताबीज़ बना के दी थी किसी को, और वो ताबीज़ काम नहीं कर रही थी, इसलिए उसके साथ मारपीट की गई थी। और जिन्होंने मारपीट की थी वो भी इसी की बिरादरी के थे, मुस्लिम ही थे। बाद में समझ में कुछ न्यूज़ निकल के आई कि उसमें कांग्रेस के एमएलए थे, वो भी उनका कोई कुछ नाम था एमएलए का। लेकिन ये सारी चीज़ें इस बारे में जो अंकित सर बोल रहे हैं उस बारे में ये कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। एक तरीके से जुबैर अहमद को ये डिफेंस करने की कोशिश कर रहे, बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो ये इतने सारे कांड थे, इतने सारे कांड के ऊपर ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, खाली सिंपल सी एक बातें ये बोल रहे हैं कि जुबैर के साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। और जुबैर के ऊपर ये भी नहीं बोल रहे हैं ये कि जुबैर के अहमद कितने के जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो केस है, हवाला वाला पैसा है 50 लाख से भी ज़्यादा इसने जो फंडिंग ली है, उस बारे में भी ये बात नहीं बोल रहे। और ये इंडिया टुडे की ये रिपोर्ट है जुबैर अहमद की, जिसमें इन्होंने कुछ ही दिन पहले 50 लाख की इन्होंने फंडिंग ली है। इस मामले में भी वो कुछ नहीं बता रहे हैं। सो फॉरेन फंडिंग का तो केस बना ही बना है। और ये मत बोलो आप प्लीज़ सर, अंकित सर, कि ये जुबैर अहमद ने हनुमान और हनीमून होटल को इस तरीके से ट्वीट किया था, इसलिए जो इंटेंशनली किया था। काफ़ी सारे जो भी हुए थे दंगे, उसमें इन्होंने बढ़ चढ़ के उसे नरेट किया है, अलग तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश की है काफ़ी ज़्यादा। तो अब एक बात बताओ, जब भी कोई पुलिस होती है वो इनको मौका दी थी, काफ़ी अच्छे लंबे टाइम से ये चीज़ें कर रहे थे, एक से बढ़ के एक कांड कर रहे थे, और अब इनको पुलिस ने अच्छी तैयारी के साथ लपेटा है। तो ये अंदर तो जाएंगे और लंबे टाइम के लिए जाएंगे अंदर। तो आप भी जो भी रियल एनालिसिस है अंकित सर, मैं उम्मीद करूंगा आप ऐसे एजेंडे को प्रमोट ना करें, आप अच्छे न्यूज़ जो भी चीज़ें हैं उसे एनालाइज करें, अदरवाइज आपको भी माना जाएगा कि आप जानबूझ के ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। एक चीज़ और, यहाँ पे प्रतीक सिन्हा जी बोल रहे हैं कि जब ये सारी चीज़ें केस होने शुरू हुए तो जो भी थे जुबैर अहमद और इन दोनों ने, जुबैर अहमद ने अपना जो ट्वीट था उसे डिलीट कर दिया और फेसबुक का अकाउंट था उसे भी डिलीट कर दिया, दोनों को उसने डिलीट कर दिया। और ये यहाँ पे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है जिसमें ये बोल रहे हैं कि उसने कितने अपने जो ट्वीट थे उसे डिलीट किए हैं और वो फेसबुक का अकाउंट भी डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे ये आगे प्रतीक सिन्हा आके बोल रहा है, जो कि को फाउंडर है अल्ट न्यूज़ का, जो फैक्ट चेक के नाम पे जो चलाते हैं दोनों प्रोपागेंडा मिलके, दोनों नहीं, इनका पूरा का पूरा एक गैंग है, खान मार्केट गैंग, आप जानते होंगे। तो इसमें ये बोल रहा है कि जुबैर ने कोई भी एक सिंगल ट्वीट डिलीट नहीं किया है। ये बोल रहा है कि आगे जब कोई रीट्वीट करता है उसकी पुरानी ट्वीट डिलीट हो जाती है, डीएक्टिवेट हो जाती है, उसके अकाउंट या सस्पेंड हो जाते हैं। फिर आगे बोला है कि ये चीज़ें किसी के साथ भी हो सकती है। आगे बोला है दिस वेरिएंस कैन हैपेंस विद एनीवन। तो अब लॉजिक ये लगाओ आप कि भाई ऐसा कैसे किसी के साथ हो सकता है कि ये उतने दिन तक ना हो, जब ये गवर्नमेंट या पुलिस पीछे पड़ती है तो सारे डिलीट, अपनी ट्वीट जो ट्विटर अकाउंट है या फेसबुक अकाउंट है उसे डिलीट करके आप भाग जाओ। तो मैं उम्मीद करता हूँ अंकित सर आगे से कोई भी वीडियो बनाएंगे आप तो अच्छी वीडियो बनाएंगे, उसमें सारे एस्पेक्ट्स को देखेंगे। आप ऐसा नहीं एनडीटीवी या रवीश कुमार बरखा शेरवानी या और भी जो ध्रुव राठी है एक ही एजेंडे के तहत आप काम करेंगे, जैसा कि प्रतीक सिन्हा या अल्ट न्यूज़ वाले न्यूज़ लॉन्ड्री वाले करते हैं। क्योंकि न्यूज़ लॉन्ड्री का सेम ही रिपोर्ट है जिसमें अभी वो कुछ ही दिन पहले, लगभग 1.5 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले की वो बात बोल रहे थे, जिसमें वो बता रहे थे कि यूके का पता नहीं कौन सा फलाना कंपनी का एक रिपोर्ट है जिसमें बता रहे थे पाकिस्तान में जो महंगाई है वो इंडिया से डाउन है, मतलब पाकिस्तान काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान की ग्रोथ लेवल इंडिया से ज़्यादा है। हैप्पीनेस इंडेक्सिंग में श्रीलंका ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है, जीडीपी अच्छी ये है वो है फलाना ढिमकाना। एक्चुअल में आपने भी देखा है हुआ क्या है क्या नहीं हुआ है। श्रीलंका में पाइल पाकिस्तान का है, आप करेंसी ट्रेड को भी देख सकते हो आसानी से। सो इन सब चीज़ों पे आप रियल एनालिसिस लेके आओ, किसी एक रिपोर्ट को आप प्रमोट मत करो। आप जो यूएन बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, यूएन ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपकी गवर्नमेंट एकदम सख्ती से टाइट हो जाए तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप मजबूत हो तो, चाइना को इन्होंने कितनी बार कोशिश की है अमेरिका ने करने की, कंट्रोल करने की। तो आप इन सब यूएन या इन सारे सैंक्शन के नाम पे डराने की कोशिश मत करिए, आप एक अच्छे न्यूज़ एनालाइज करिए, आप प्रोपागेंडा मत फैलाइए प्लीज़ सर। अगर आपको मेरा ये एनालिसिस अच्छा लगा तो आप मुझे लाइक करिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो आप कमेंट्स करिए, मैं उस पर ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।